अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कहलाती है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब मैं मुख्तलिफ जितनी अब तक वीडियोज़ वगैरह आई हैं उसमें अमूमन मैंने जिक्र किया है कि इस बीमारी के साथ कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, इसके साथ कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन हमने डेडिकेटेड एक कार्पल टनल के ऊपर बात नहीं की। आज वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या बीमारी है, किस वजह से होती है, अलामतें क्या क्या आती हैं, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और किस वजह से होती है, ठीक है, और इसका इलाज कैसे किया जाता है। अलगर्ज वो तमाम बातें जो कि एक इंसान के जहन में आती हैं, ठीक है, तो वो तमाम बातें अगर आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो ज़रूर आप वो तमाम नॉलेज आपको सादा से सादा ज़ुबान में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आई होप कि आपको एंड तक वो तमाम बातें समझ आ जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा कि नाम ज़ाहिर करता है, कार्पल नॉर्मली कहते हैं व्रिस्ट को, हाथ की हड्डियों को कार्पल कह रहे होते हैं, ठीक है। टनल यानी कि ऐसी गुफा और सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा हाथ है, हमारा जो हैंड है, ठीक है, उसकी जो बोन्स हैं, उनकी जो एनाटॉमी है वो कुछ इस तरीके से है कि ये इस तरह ब्रिज शेप बनाती है, ठीक है, और इनके दरमियान में से एक लिगामेंट गुजरता है, तो यानी कि एक ख़ास किस्म की टनल बन जाती है, ठीक है। इसके अंदर से एक नस गुजरती है जिसे मीडियन नर्व कहते हैं, ठीक है। ये मीडियन नर्व दिमाग के सिग्नल हाथ तक पहुंचाती है, ठीक है, और हैंड्स को बता रही होती है कि हाथ से सेंसेशन, मतलब हाथ से ठंडा गर्म, ये तमाम जो भी सेंसेशंस हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो रही होती हैं वो लेके दिमाग तक जाती है और दिमाग से ऑर्डर लेकर आती है, ठीक है। इस नर्व का बुनियादी तौर पे ये काम होता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुफा है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी वजह से गोश्त के अंदर स्वेलिंग हो जाए या फिर एडिमा हो जाए, ठीक है, सूजन हो जाए, जिसकी मतलब अलगर्ज वो कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से गोश्त आपका सूज जाए, ठीक है, या इस नर्व के ऊपर प्रेशर बन जाए, क्योंकि ये एक लिमिटेड जगह होती है, क्योंकि आपको बताया कि इट इज़ अ टनल में और जगह नहीं होती, ठीक है। तो जब भी सूजन होगी या किसी वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो इस नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से अलामतें आएंगी, उसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे और उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो कहलाती है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम का अगर मैं सिंपल सा आपको समझाऊँ तो वो ये है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी अलामत वगैरह की तरफ। अगर मैं अलामतों की बात करूँ ना तो इसकी अलामतें अमूमन आपने देखा है, आपके हाथ अगर कभी ज़िंदगी में कभी किसी ज़ोर से टकराए, आपकी कोहनी टकरा जाए अचानक से, तो आपने देखा एक अजीब सा करंट आपके हाथ में दौड़ जाता है। वो इसलिए दौड़ता है कि आपकी जो नर्व होती है जो कि ब्रेन का सिग्नल लेके जा रही होती है, उसको अगर गलती से भी कभी हिट हो जाए तो वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो पूरे हाथ के अंदर एक करंट की कैफियत कुछ टाइम तक के लिए पैदा कर देती है। और बेसिकली वही नर्व्स जो हैं आपके हाथ की व्रिस्ट से भी गुजर के जा रही हैं, ठीक है। और आपको बताया क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड जगह है, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़े तो उसकी वजह से भी जो अलामतें आएंगी बिल्कुल उसी किस्म की होंगी, ठीक है। उसमें जो अलामतें आ सकती हैं उसमें ये होगा कि जो सेंसेशन दिमाग का ऑर्डर लेके जा रही थी वो नर्व वो नहीं तरीके से पहुंच सकेगा, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी का एहसास होगा, आपके हाथ में कोई गिरफ्त नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। आप ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो पावर चली जाएगी। प्लस क्योंकि ये सेंसेशंस लेकर तो दिमाग तक भी जाती है, ठीक है। जब उस पर प्रेशर होगा तो होगा क्या कि वो सेंसेशंस और वो तासुरात जो कि आपका हाथ फील कर रहा होगा वो ऊपर तक नहीं ले जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके हाथ के अंदर एक अजीब सा चूंटियाँ चलने का, इलेक्ट्रिक करंट किस्म का एक एहसास पैदा होगा, ठीक है। और ये जो सेंसेशंस वगैरह हैं और ये चूंटियाँ चलने का एहसास है, ये ज़्यादातर अंगूठे में, इस इंडेक्स फिंगर में और मिडिल फिंगर तक, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भी साथ लगा दूंगा, उससे भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा। ज़्यादातर इन चीज़ों में रहता है, ठीक है। और जो अलामतें आती हैं उसमें सबसे पहली कमज़ोरी, बिजली के चलने के एहसास और इसके अलावा चूंटियाँ चलना। इसमें कोई इतनी और बड़ी अलामत नहीं आती। और हाँ, पेन क्योंकि वहाँ पर प्रेशर पड़ा होता है तो पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अलामतों के ऊपर इतना ही। अगर हम कार्पल टनल सिंड्रोम के कॉजेज़ की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या वजूहात होती हैं इसकी, तो मैंने आपको बताया इसकी जो बुनियादी वजह, जो एक मैसेज है कोर, वो यही है क्योंकि सिंड्रोम के अंदर एक लिमिटेड एक मखसूस जगह है, ठीक है। और अगर वहाँ पे गोश्त में स्वेलिंग आए किसी भी वजह से, ठीक है, तो उस नर्व को इफ़ेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे और मज़ीद जगह नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से कोई एक ख़ास बीमारी नहीं है जिसके साथ कार्पल टनल सिंड्रोम मैं बोलूँ कि बस इस बीमारी से मिलता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ों का रिस्क फैक्टर है।
ठीक है। तो अब काफ़ी सारी बीमारियां, इवन समटाइम्स तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस बॉडी की डेवलप हो जाती हैं। ये सादा ज़ुबान में बाज़ुकात तो नॉर्मल हालात में भी जो है ना वो इसके अंदर पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके रिस्क फैक्टर्स या इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला एनाटॉमिकल, ठीक है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपके हाथ को चोट लगी तो जिस जगह पे लगेगी वहाँ पे सूजन होती है। तो अगर इस एरिया में कहीं पे चोट लगी या फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे सूजन होगी जिसकी वजह से आपको पेन होगा, एनाटॉमिकल फैक्टर। फिर इसके अलावा फीमेल्स सेक्शुअली अगर देखा जाए तो फीमेल्स में कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में ये काफ़ी कम होता है, फीमेल्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होता है। फीमेल्स में ये मुख्तलिफ कंडीशंस में आता है, जैसे कि जब उनकी माहवारी 50 साल के बाद 45 साल के बाद रुक जाती है तो उसके बाद उन लोगों में फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। प्लस जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उसके अंदर भी जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम अमूमन उन लोगों को हो जाता है। तो फीमेल्स में ये इसकी थोड़े से होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर अगर किसी वजह से नर्व को डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल कहीं चोट लगी आपको बिल्कुल नर्व के ऊपर, उसी नस के ऊपर ही आपको चोट लग गई तो भी डैमेज होने के चांसेस हैं। प्लस कोई ऐसी बीमारी है जो कि उस नर्व को नुकसान पहुंचा रही है तब भी ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। प्लस अगर आपको शुगर वगैरह है तो शुगर के अंदर भी जो होता है आपकी नसें होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं, तो शुगर के अंदर भी जो है ना कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको हड्डियों का कोई मसला है, ठीक है, हड्डियों की इन्फ्लेमेशन रहती है, उसकी वजह से भी और जो है ना कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। फिर ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा, जो लोग मोटे होते हैं उनको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बेहद ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो लोग नॉर्मली थिन लीन किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। फिर बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि ये चीज़ें करवा सकती हैं। स्पेसिफिकली जो लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो उनकी या फिर कैंसर वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनके अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर अगर कुछ नहीं भी है फिर भी आपको होने के चांसेस होते हैं, देखिए, क्योंकि ये ऐसी जगह जब आप कभी बैठेंगे टेबल वगैरह पे तो ये आपकी जो रिस्ट वगैरह होती है ये हमेशा वहाँ पे टच कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो हैंड्स कंटिन्यूसली यूँ रहने की वजह से 7-8 घंटे जब आप रखते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है, उसकी वजह से भी पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका जो वर्क एस्थेटिक है, एर्गोनॉमिक्स है, जिस तरीके से आप बैठ के काम करते हैं, ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम करवा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये होती है कि कार्पल सिंड्रोम अगर आपको पता चल जाए कि आप इस तरीके से बैठते हैं और बैठने के बाद ये प्रॉब्लम होती है तो आप बस उसे अवॉइड करें या फिर बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें तो उससे ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉजेज़ या वजूहात और रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ कि ये चीज़ें हों तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं, तो लिस्ट तो बहुत ही लंबी है लेकिन जो मेजॉरिटी है वो तकरीबन यही चीज़ें हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा फिलवर्ड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं डायग्नोसिस या तशख़ीस की बात करूं कि कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे किया जाता है तो मैं बताऊं इसका मेजॉरिटी जो डायग्नोसिस का तशख़ीस का अमल होता है वो क्लिनिकल होता है, डॉक्टर अपने पर्सनल तजुर्बे पे कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ टेस्ट की मदद ले सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपकी तशख़ीस में चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे हिस्ट्री लेगा, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो एसोसिएशन फैक्टर्स वगैरह जैसे मैंने आपसे जिक्र किया तो हो सकता है उनसे आपसे पूछे। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपका हमेशा मीडियन जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका एक एग्जामिनेशन करके देखेगा, वो उंगलियाँ आपकी मूव करके देखेगा कि पेन किस जगह पर ज़्यादा हो रहा है, किस पोजीशन में कम हो रहा है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी तशख़ीस के दौरान। फिर इसके अलावा हो सकता है वो आपके हाथ का एक्सरे भी करवाए, ठीक है, ताकि देखने के लिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीच में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, इस किस्म की चीज़ों के लिए भी हो सकता है वो एक्सरे करवाए। फिर इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बाज़ का डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है कि ब्रेन का मसल के साथ जो कनेक्शन होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए मेजर किया जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स आपका डॉक्टर हो सकता है वो भी करवाए, ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, अगर डायग्नोसिस तशख़ीस में मुश्किल हो रही है तो वो भी करवाया जा सकता है। प्लस इसके अलावा समटाइम्स नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहलाती हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं कि ये ख़ास किस्म की स्टडीज़ होती हैं, कभी टाइम मिला तो उस पर भी बात करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा जिस्म के अंदर नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई ख़ास नर्व ली जाती है, मिसाल के तौर पर मेरे हैंड के नर्व को चेक करना है तो एक इलेक्ट्रोड उस नर्व को यहाँ पर टच किया जाएगा और दूसरा यहाँ टच किया जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल
बिजली की, क्योंकि बेसिकली जो नर्व्स है ना जिनकी मैं जिक्र करता हूँ हमेशा दिमाग से जो जिस्म के कोने कोने तक जा रही होती हैं, ये लिटरली ऐसे समझें कि कॉपर वायर्स हैं, जैसे घर की आपकी वायरिंग हुई है ना, लिटरली इनके अंदर करंट मौजूद होता है, ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, बिजली का सिग्नल आता है जो कि इनके थ्रू फ्लो हो जाता है। तो जब नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है ना, तो उसमें हो सकता है आपकी नर्व की इस जगह पे एक स्टिमुलस दिया जाए, यहाँ से एक सिग्नल फेंका जाए और यहाँ से रिसीव करवाया जाए दूसरे एक छोटे से इंजेक्शन के ज़रिए। तो इससे देखा जाता है कि जो कंडक्टिविटी है, यानी कि जो नर्व की हेल्थ है, सेहत कैसी है, कि क्या वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट कर भी सकती है या नहीं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर अमूमन ये टेस्ट करवाया जाता है ताकि इंटेग्रिटी देखी जाए कि वो, यानी कि नर्व की हालत देखी जाए कि क्या वो सिग्नल कंडक्ट कर भी सकती है या नहीं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये अमूमन करवा सकते हैं, ठीक है। तो तशख़ीस तकरीबन जो है ना मेजॉरिटी इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो जाती है, इससे ज़्यादा किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलाज की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो एज आई टोल्ड यू कि क्योंकि ये एक नर्व का मामला है, नस का मामला है, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। और वजह क्या है, वो आपकी वजह इंपॉर्टेंट है। जब तशख़ीस की जा रही होती तो ये देखा जा रहा होता है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है या ये जो बीमारी है किस वजह से हो रही है, क्या वजह बन रही है जिसकी वजह से इस नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट होता है कि उस प्रेशर को रिलीव करवाया जाता है। अब अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो फ्रैक्चर जब हील करवाया जाएगा जल्दी, अगर सूजन हो रही है तो सूजन ठीक की जाएगी। अगर आपके जिस्म के अंदर कोई फ्लूइड इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, कोई प्रोटीन की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर एल्बुमिन की कमी की वजह से हो सकता है, जिन लोगों को रीनल फेलियर होता है या गुर्दों का मसला होता है उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती है ये। तो पॉइंट बीइंग कि जिस भी वजह होती है ना, पहले तो उसको ट्रीट किया जाता है। जब वो ट्रीट कर देते हैं फिर आती है बाकी चीज़ें, फिर आता है इसको ट्रीट करना। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ कि दर्द से मरीज़ को पेन फ्री रखना होता है, तो उसको जो है ना पेन के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं, दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। फिर और बाज़-औक़ात इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के लिए समटाइम्स स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो। फिर कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि सूजन कम करने में मदद कर सकती हैं, तो हो सकता है वो भी दी जाती है। यानी कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका। पहले स्टार्टिंग में एक मेडिकल का ट्रायल दिया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ अर्से तक वो चलाई जाती हैं। जब देखा जाता है कि इस पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, कि भाई मरीज़ की हालत बहुत ही ख़राब है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, और मतलब समटाइम्स नीड पड़ जाती है कि सर्जरी भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि एक ख़ास किस्म का ब्रिज होता है और उसके अंदर से ये छोटी सी नर्व गुजर रही होती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम सर्जरी करके उसका जो प्रेशर है, ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी यानी ऑपरेशन के ज़रिए हम उसका प्रेशर रिलीव करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें, ये ऑप्शन हमारे पास, पहले मेडिकल से ट्रीट किया जाता है, दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। अगर वो नहीं होता तो दैन वी गो फॉर समटाइम्स ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है इसके इलाज के दौरान। और व्हेन टू सी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत पड़ती है आपको? देखिए, क्योंकि पहला तो ये कि नर्व का मामला है, नस का मामला है, तो अगर इसमें डिले किया जाए तो बाज़ औक़ात नर्व ज़ाया हो जाती है, फिर पूरी उम्र जो है ना वो हाथ काम ही नहीं कर रहा होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अर्ली डिटेक्शन दें। कोई मसला आ रहा है, जो मैंने अलामतें आपको बताई हैं, जो मसले मसाइल आपको मैंने बताए हैं, हाथ के दर्द के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और ये कुछ अरसे से हैं, आपको मिसाल के तौर पे 1 हफ़्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका दर्द जा नहीं रहा। और हाँ, ये इस दर्द की ख़ास बात होती है, ये रात में ज़्यादा होता है, ठीक है। समटाइम्स मुझे नहीं पता किस वजह से, बट ये रात में ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने जितने पेशेंट्स देखे ज़्यादातर कंप्लेंट करते हैं हमें रात में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नाइट में थोड़ा ज़्यादा होने की कोशिश होता है। फिर इसके बाद अगर 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया आपके अलामतें और कंसिस्टेंट आ रही हैं, वीकनेस भी हो रही है और उंगलियों में चूंटियाँ भी चल रही हैं उंगलियों के अंदर, और तो यू शुड गो फॉर डॉक्टर। उससे एक मेडिकल ओपिनियन की नीड होती है, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन देंगे तो आपकी नर्व की उतनी हालत अच्छी होगी, उसकी उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बाय दैट आई थिंक मैंने कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर वो तमाम बातें जो एक इंसान के जहन में आती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मसाइल आ सकते हैं, तो इसमें मसाइल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अगर नर्व डैमेज हो गई तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। मामला कैसे ख़राब हो जाते हैं कि फिर ब्रेन का सिग्नल हाथ तक नहीं पहुंचता और हाथ वो एक किस्म का नकारा हो जाता है, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसकी अर्ली डिटेक्शन हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।